नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट का हम एमसीक्यूज करते चल रहे हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 अब ये पार्ट 3 है। ये खैर कोर्स और यूट्यूब दोनों में जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बाहरी सूचना संगठन के बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना के उदाहरण है? उदाहरण देख लेते हैं। कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपनीज आइटम, क्या ये बाहरी सूचना है? कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स फिल्ड इन, जी बिल्कुल, ग्राहकों द्वारा भरे गए प्रतिक्रिया प्रपत्र ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है जो वाकई में निष्पक्ष, आप बोल सकते हैं निष्पक्ष तरीके से आपको फीडबैक देता है। आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये कोशिश किया तो देखना एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाया जाएगा कि कैसे था खाना। नए नए जो रेस्टोरेंट खुल रहते हैं, होटल्स रहते हैं, वही आपसे करेंगे। जो पुराने हैं उनको मालूम है कि भैया हम कैसे सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स फिल्ड इन, ग्राहकों द्वारा भेजे भरे गए प्रतिक्रिया प्रपत्र, ये एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे अरे ये तो ईजी है यार, बहुत ईजी है, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट टाइम में ना आप एमसीक्यूज देख लेना बस। जितने भी बच्चों को लग रहा है कि क्या करें क्या नहीं, है ना, वो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो भाई एमसीक्यूज वीवीएमपी सेक्शन है। वीएमपी कोई कितना थ्योरी पढ़ डालेगा, कितना कंटेंट देख डालेगा, कितना कंटेंट देख डालेगा। ठीक है, एमसीक्यूज करते चलो। कोर्स में जो एमसीक्यूज ऊपर वाले फोल्डर में डाल रहा हूँ जिसमें सारे मिक्स हैं, कोर्स एमसीक्यूज, अकाउंट्स का, ऑडिट का, अब ये मैनेजमेंट का है, एंड देन इकोनॉमिक्स का भी हम लोग करेंगे इसके बाद। ये पूरा कर लेना, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। क्लियर है? चलो, तो कस्टमर फीडबैक फॉर्म्स फील्ड इन, ग्राहकों द्वारा भरे गए प्रतिक्रिया पत्र, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन हो गया। ये डिटेल देख लेना आप। डैश रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजिंग पीपल एज कोर्स्ड, कंट्रोल एंड डायरेक्टेड। डैश लोगों को मजबूर, नियंत्रित एवं निर्देशित करके प्रतिबंधित करने के पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये मैग्रेगर का एक्स और वाई, आप सिद्धांत आप समझ लेना मैग्रेगर का। किसका है? पहले तो थ्योरी एक्स थ्योरी वाई समझना, किसका मैग्रेगर का है। ये सब याद रख लेते चलना। मैनेजमेंट में अगर कहीं से सवाल बने जहाँ पे आपकी गाड़ी फंस सकती है वो इधर ही है। मैग्रेगर हो गया, ग्रेकुनेस हो गया, और रॉबर्ट कार्स हो गया, ये जो गिने चुने नाम है, यही सबसे आपके सवाल बन सकते हैं और आप उस सवाल को बिगाड़ सकते हो। ठीक है, तो याद करो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। वाई क्या कहता था? एक थ्योरी ये कहता है कि भाई जो इम्प्लॉय है वो कामचोर है। क्या? हाँ, एम्प्लॉय कामचोर है, काम करना पसंद नहीं करता, उनको जब तक डंडे नहीं मारो तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, उनको हमेशा आपको गाइड करना पड़ेगा। लेकिन ठीक दूसरी तरफ एक थ्योरी ये कहता है कि नहीं नहीं, एम्प्लॉय सेल्फ ड्रिवन है, उसको काम करने की इच्छा है तभी वो काम करने के लिए आ रहा है। आप जबरदस्ती उसको मत, कोच को बोले मत ज्यादा ज्ञान दो, खुद से काम कर लेगा। तो ये दो थ्योरी है, एक थ्योरी एक्स, एक थ्योरी वाई। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। थ्योरी एक्स की हम बात करें तो ये नेगेटिव व्यूज है एम्प्लॉयज के प्रति, और थ्योरी वाई की बात करें तो एक पॉजिटिव है ना। तो ध्यान रखना थ्योरी एक्स और वाई। एक्स में इंसान काम करने से बच रहा है, एम्प्लॉय काम करने से बच रहा है, जबकि वाई में खुद ही काम कर ले रहा है। तो ये फिलहाल क्या पूछ रहा है? डैश रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मैनेजिंग पीपल एज कोर्स कंट्रोल डायरेक्टेड। डैश लोगों को मजबूर, नियंत्रित एवं निर्देशित करके प्रतिबंधित करने के पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसका आंसर मैं क्या लूंगा? एक्स लूंगा। ठीक है, बोथ तो नहीं लोगे आप, है ना। थ्योरी एक्स ऑफ मैग्रेगर। ये आप बताया हुआ है कि एम्प्लॉय जो है डिसलाइक करता है, वर्क को पसंद नहीं करता है, अवॉइड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मस्ट बी डायरेक्टेड कंट्रोल। ये गवर्नमेंट जॉब में आप भी जाके ना ऐसे ही हो जाओगे। बोले नहीं, जब तक जेब में नहीं जाएगा बोले खरा पत्ती तब तक काम नहीं करूंगा। पीपल परफॉर्म बेटर इन देयर जॉब्स व्हेन दे आर गिवन सपोर्टिव फीडबैक एंड दिस कम्स अंडर। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया, सपोर्टिव फीडबैक दी जाती है। और यह डैश के अंतर्गत आता है, नीड फॉर एफिलिएशन, संबद्धता की आवश्यकता है। ठीक है, तो लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, है ना, जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया, सपोर्टिव फीडबैक दी जाती है। और यह किसके अंतर्गत आता है? नीड फॉर एफिलिएशन, संबंधन की आवश्यकता। एक और चीज मैं बता दूं आपको। मान के चलिए, मान के चलिए, मैं कोई एक अपने एम्प्लॉय का तारीफ कर दिया। ठीक है, अपने एम्प्लॉय की तारीफ कर दिया। हाँ, बोले हाँ यार ये दिन भर काम करते बोले। ठीक है, रात रात को रिकॉर्ड करता हूँ तो भी साथ रहते, बोले हमेशा एनी टाइम अवेलेबल रहते। अब मैंने उसका तारीफ कर दिया, ठीक है, और वो सामने सुन के हंस रहा है। अब जैसे ही मैं ये बोल दिया, जगह जगह बोल दिया, ठीक, जगह जगह हर जगह हल्ला कर दिया। अरे एक स्टाफ भाई 24 घंटे बॉडीगार्ड टाइप को घूमते रहता बोले। अब उस बात को प्रूव करने के लिए, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो कभी अपने कदम पीछे नहीं कर पाया। वो और बेटर परफॉर्म कर पाए। बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन गाइस, हमारे पास ना एक कोर टीम, अभी मेरी टाइम कितनी हो रही है? 1:25 हो रही है। ठीक है, 1:25 हो रही है टाइमिंग। लेकिन मेरे पास एक कोर टीम चलता है जो 24 आवर्स काम करता है, और वाकई में हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। भले एक छोटी सी टीम है लेकिन तगड़ी टीम है। ठीक है,
चलो, अकॉर्डिंग टू मैकलैंड, ये किसका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत प्यारा थ्योरी है, मैकलैंड्स नीड थ्योरी, ठीक है, उसको मैकलीलैंड है ना, मैकलीलैंड। तो मैकलीलैंड की आवश्यकता सिद्धांत नीड थ्योरी के अनुसार जिन व्यक्तियों में संबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर रेवोल्यूशन अधिक होती है, वे अच्छे संबंध, संयोग, प्रोत्साहन और सहायक प्रतिक्रिया को पसंद करते हैं। सहायक प्रतिक्रिया को पसंद करते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने और प्रेरित रहने में सहायता करती है। थोड़ा सा तारीफ कर दिए, थोड़ा सा एनकरेज कर दिए, थोड़ा सा हेल्प कर दिए, बस उसमें वो और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो अब ध्यान रखना, अ, ये जो नीड थ्योरी है किसकी है, याद रखें, जैसे वो एक्स और वाई थ्योरी किसकी थी, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं आपको थ्योरी में देखने को ना मिले, डायरेक्ट एमसीक्यूज में देखने को मिले, इसलिए मैंने बोला ना ये कंप्लीट पैकेज है कोर्स, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, ठीक है। तो ये नीड एक्स वाई थ्योरी किसकी थी, मैग्रेगर की थी। ये नीड थ्योरी किसकी है, मैकलीलैंड की। तो ऐसे याद रखना, नीड है, मुझे नीड है बोले किसकी, लैंड की, है ना। तो जैसे आप एक सोना, जमीन, ये सब की जरूरत महसूस होती है ना, फ्यूचर के लिए काम आएगा बोले हमारे पुस्तकों के लिए, तो नीड है बोले किसकी नीड है, बोले लैंड की नीड है। तो मैकलीलैंड की आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी किसकी है, मैकलीलैंड की है। आप ये नाम को अभी याद रखेंगे। क्लियर? क्यों गलती होगी तो वही सब होगी, नाम में कंफ्यूज हो गए। विच ऑफ दिस एरियाज ऑफ ट्रेनिंग equips an employee to deal successfully with the problem he or she is facing। प्रशिक्षण के निम्न क्षेत्रों में से कौन से कर्मचारी को उसकी समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए तैयार करता है। ह्यूमन रिलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल बेस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शॉप फ्लोर वर्कर्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। शॉप फ्लोर मतलब सबसे नीचे, लो लेवल पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी की बात की जा रही है। शॉप फ्लोर वर्कर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज। दे बिलोंग टू द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड वर्क अंडर सुपरविजन एंड मैनेजर। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता उत्पादन एवं दैनिक संचालन कार्य से जुड़े होते हैं। ये संगठन के निम्न स्तर से संबंधित होते हैं। ठीक है। विच थ्योरी बिलीव दैट लीडर शेयर सम इनबॉर्न पर्सनैलिटी ट्रेड्स। कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण हैं, होते हैं। देखो, बहुत सारे अलग अलग कोट आपको मिल जाएंगे। मैं पढ़ते रहता था, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, इट्स मेड, ऐसे। फिर दूसरा कोट पढ़ रहा हूँ, लीडर्स आर नॉट मेड, ही इज बॉर्न। तो ही इज बॉर्न लीडर, ऐसा अलग अलग कोट, अलग अलग लोगों का विचार है। ठीक है। तो ये ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है, नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत है ना। ये इनबॉर्न पर्सनैलिटी होती है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बातें सही हो जाती है। चाणक्य देखा चंद्रगुप्त मौर्य को कि बोले अच्छा, गद्दी में बैठ के राजा बनने की एक्टिंग कर रहा है, सबको डायरेक्ट कर रहा है, लीड कर रहा है, चाणक्य ने वही देख लिया। अगर ये इनबॉर्न पर्सनैलिटी नहीं होती लीडरशिप की, तो चाणक्य जो 7-8 बच्चे खेल रहे थे, सब में से किसी को भी उठाता और वो सम्राट बना देता उसको। लेकिन उसको चंद्रगुप्त मौर्य में दिखा वो बात, वो क्वालिटी तो इनबॉर्न होती है। ठीक है। ये ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप बोलता है। ठीक है। द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप स्टेट दैट इफेक्टिव लीडर्स पोसेसेस सर्टेन इनेट ऑन और इनबॉर्न क्वालिटीज सच एज इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, इंटीग्रिटी, करेज एंड लीडरशिप एबिलिटी। According to this theory, leaders are born with specific traits that make them successful leader। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत मानता है कि सफल नेताओं में कुछ जन्मजात या अंतर्निहित गुण होते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास, ईमानदारी, साहस और नेतृत्व क्षमता। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ विशेष व्यक्तित्व लक्षण व्यक्ति को प्रभावी नेता बनाते हैं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जॉब क्लासिफिकेशन सच एज सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर एसोसिएटेड विद द, ये बड़े बड़े नाम देख रहे हो, सब टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, है ना, टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं लोग। किसके? टॉप लेवल के। Who introduced the formula for determining optimum span of control? नियंत्रण विस्तार, ऑप्टिमम स्पैन ऑफ कंट्रोल को निर्धारित करने का सूत्र किसने बनाया? तो फिलहाल स्पैन ऑफ कंट्रोल समझ लेना। मान के चलो एक मैनेजर है, एक मैनेजर के अंदर 8 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा 8। स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा 8, मतलब एक मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल कर रहा है? 8 लोगों को कर रहा है। इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये ग्रेक्यूनेस है। ठीक है। ग्रेक्यूनेस ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, ग्रेक्यूनेस। तो वी ए ग्रेकुनेस ने नियंत्रण विस्तार यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल निर्धारित करने का गणितीय सूत्र दिया था। उन्होंने बताया कि अधीनस्थों की संख्या बढ़ने पर अधिकारी और अधीनस्थों के बीच संबंधों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिससे नियंत्रण कठिन हो जाता है। एक मैनेजर है, बहुत सारे और अधीनस्थ आ गए, सबऑर्डिनेट आ गए, तो फिर उसमें कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, ये बोले, है ना। अब इसमें देखो क्या होता है, एक डायरेक्ट इंडिविजुअल रिलेशन होता है, डायरेक्ट सिंगल रिलेशन भी बोलते हैं। डायरेक्ट सिंगल रिलेशन मतलब एक मैनेजर है, उसके नीचे एक एम्प्लॉय है। डायरेक्ट सिंगल ना होकर डायरेक्ट अगर ग्रुप रिलेशन है, मतलब एक मैनेजर है, 7-8 लोगों का ग्रुप है जिसको वो डायरेक्ट कर रहा है। क्लियर? और एक क्रॉस रिलेशनशिप होता है। क्रॉस रिलेशन मतलब एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी पे से संबंधित है ना। ये 3 टाइप के रिलेशन याद रखना। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज नोन एज। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और उसका चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिसीजन मेकिंग कहलाएगी, और क्या बोलेगी?
ये सब कुछ इजी पॉइंट भी है और कुछ थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी है, समझ लो, जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। व्हाट इज द बेस्ट टर्म टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल? संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? लीडिंग। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया, ये लीडिंग, नेतृत्व करना ही कहला सकता है, जो दूसरे को मोटिवेट करता है। स्टाफिंग इन्वॉल्व, तो स्टाफिंग में ओरिएंटेशन अप्रेजल भी शामिल है ना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट शामिल है, रिक्रूटमेंट सब शामिल है, ऑल ऑफ द अबव। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट? प्रबंधन क्या प्रदान करता है? नया विचार प्रदान करता है, विजन प्रोवाइड करता है, कल्पना प्रोवाइड करता है, सभी के सभी। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड्स विजन, एनकरेजेस इमेजिनेशन एंड जनरेट इनोवेटिव आइडियाज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर, प्रभावी संचार में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सिंप्लिसिटी, सादगी, जी बिल्कुल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सादगी। मैं हर बार आपको चमका चमका के पढ़ाऊं तो समझ अच्छा लगेगा कि नहीं? सादगी जरूरी है, क्लैरिटी जरूरी है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्लियर रहे। एम्बिग्युइटी मतलब अस्पष्टता, यानी कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी ए बी, थ्योरी सी डी, तो ये एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए ना, इसकी जरूरत नहीं है। हर जगह ऑल ऑफ द अबव देख के ऑल ऑफ द अबव मत मार देना, है ना। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू इंप्रूव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसको सुधारने के लिए है? ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, रणनीतिक प्रबंधन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज टू इंप्रूव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोले सर ये क्या आइटम हो गया एमबी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इसका क्या मतलब है? समझना बात को। मैं अपनी एक टीम रखा हूँ टेली कॉलिंग की, छोटे मोटे जो भी डिटेल्स आए, अगर मैं रोजमर्रा के प्रॉब्लम में उलझ जाऊँ ना, तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। रोजमर्रा के प्रॉब्लम, सर ये आज ऐप नहीं चल रहा है, सर ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर मुझे लैपटॉप पे देखना है लिंक कौन सा है, सर ये वाला वीडियो दूसरे को शेयर कर सकता हूँ क्या, सर ये पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं क्या? इस टाइप के अगर डाउट मैं क्लियर करने लग गया तो मेरे को बहुत परेशानी हो जाएगी, टाइम ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको कोई सबऑर्डिनेट देखेगा। हाँ, मैं किसको, सर अब 7-8 दिन बचा है, थ्योरी करना चाहिए कि एमसीक्यू करना चाहिए? सर ये मुझे बता दो। सर मेरा प्राइवेट जॉब है और मेरे को टाइम बहुत कम मिल रहा है, तो मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ कि मैं अपना एग्ज़ाम सिक्योर कर लूँ? सर मेरा ऐज कम है, मेरे को डर लग रहा है कि मैं 7-8 साल पहले से तैयारी करने वाले बच्चों के साथ कैसे कम्पीट करूँगा? इस टाइप के सवाल कम है, जो थोड़ा एक्सेप्शन हो, थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाए, अलग प्रकार का क्वेश्चन हो, उसको मैं डील करूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस वैसे ही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है कि जैसे सेल 50 लाख होना था, 49 लाख रुपए हुआ, 1 लाख का डिफेक्ट आ गया, 1 लाख का थोड़ा-सा डेफिशिएंसी है। अरे ठीक है, चल जाता है। 50 लाख होना था, 30 लाख हो गया, ये 20 लाख कैसे आए? इस पर मैनेजमेंट ध्यान दे, तो मैनेजमेंट भाई एक्सेप्शन है। क्लियर है? तो अपवाद द्वारा प्रबंधन में प्रबंधक केवल महत्वपूर्ण विचलनों और समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जिससे रणनीतिक निर्णय और रणनीतिक प्रबंधन बेहतर होते हैं। मैनेजमेंट किस पर एम करता है? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, दोनों पर। ये हम लोग कई समय से पढ़ रहे हैं, ठीक है, दोनों पर। और ऑडिट में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कौन सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा नहीं है? ऑब्जेक्टिव, पर्पस, मिशन, चॉइस ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्स। सामाजिक जवाबदेही हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव है, पर्पस, मिशन है, चॉइस ऑफ बिजनेस है, ये सब है ना। ग्रेकुनास नेम इज लिंक्ड विद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर ली, स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, नियंत्रण विस्तार से संबंधित है इसका नाम, ग्रेकुनास, है ना। तो ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल, ग्रेकुनास इज फेमस फॉर इस वर्क ऑन स्पैन ऑफ कंट्रोल। ही एक्सप्लेन मैथमेटिकली हाउ द नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीजेस। तो संबंध बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे सबऑर्डिनेट्स की संख्या बढ़ेगी, संबंध बढ़ते जाएंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल कौन दिया है? ग्रेकुनास दिया हुआ है ना। अच्छा देखो, कई सारे नाम मैं ऐसे थोड़ा रिलेट करा के याद कराता हूँ, जैसे अकाउंट्स में पीडी और एससी करके याद कर लिए, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट भेजते हैं, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट भेजते हैं, इस टाइप का याद कराइए। एक्स वाई मैग्रेगर, मैग्रेगर ने थ्योरी दी। नीड है मुझे लैंड का, तो मैकली लैंड करके हमने उसको याद कर लिया। ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिक पढ़ाता हूँ, तो इसको भी ना आप जीएस करके याद कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। जी से ग्रेकुनास और एस से स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल वाला किसने दिया? ग्रेकुनास ने दिया हुआ है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, कहीं से भी उठाए हुए हैं, लेकिन अगर जो एग्जामिनर सेट करेगा ना, तो यही सबसे क्वेश्चन उठाएगा, हूबहू कभी आ जाता है। आप कभी आप सर्च करना, मैं अगर कभी एनालिसिस करके बताता हूँ, आप कोई भी एग्जाम हो जाएगा, किसी व्यापम के नॉर्मल एग्जाम्स में अगर आप कोई गूगल में सर्च करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एसएससी, रेलवे, व्यापम, बैंकिंग, पीएससी, दूसरे स्टेट के पीएससी, यूपीएससी, यही सब में सवाल पूछे गए होंगे। बहुत कम कोई इंसान है ही कामचोर, इंसान है ही आलसी, कोई पेपर सेटर भी ये एफर्ट नहीं डालता कि नहीं नहीं मैं बैठूं एक्ट लेकर और वहां से क्वेश्चन निकालूं, नहीं करेगा वो इधर उधर से ही क्वेश्चन टापेगा। समझ आई बात? तो ये सब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और लास्ट टाइम में आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, ये मैं अब 10-11 दिन ही बच गए ना, 11-12 दिन ही बच गए। और 11-12 दिन बच गए, मतलब 1-2 दिन हटा दो, 10 दिन आप मान के चलो, तो 10 दिन में बहुत ज़्यादा थ्योरी पे आप मत फोकस करिए। एमसीक्यूज उठाइए, पढ़ते चलिए, एमसीक्यूज उठाइए, पढ़ते चलिए। मैनेजमेंट में मैं मुश्किल से आपको देखो, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको और एक प्लानिंग बता रहा हूँ। ऑडिटिंग में
ऑडिटिंग 35 मार्क्स का ऑडिटिंग है ना, तो 35 में देखो 5 अलग-अलग हिस्से हैं। इंट्रोडक्शन है, फिर ऑडिटर का क्वालिफिकेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और एक लास्ट रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग है। रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग में कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, इसके लिए मैं अलग से क्वेश्चन डाला। टैक्स ऑडिट को तो टैक्स ऑडिट की थ्योरी पढ़ाते-पढ़ाते एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, वहाँ पे एमसीक्यू करा दिया। कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट का मैं अलग से इसमें करा दिया, ठीक है? तो रिसेंट ट्रेंड वाला तो खत्म हो गया। उसके बाद जो ऊपर के 4 हैं उसको मैं पूरा मिक्स कर के ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो वो एमसीक्यू में भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। कुछ जो थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मैं बोलूँगा जैसे ऑडिटर वाला क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाला जो पॉइंट है ना, वो उसका जो रिक्रूटमेंट है, कैसे कर रहे हैं, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने दिन के अंदर कर रहे हैं, वो सबको थ्योरी भी देख लेना, एमसीक्यू भी देख लेना। टैक्स ऑडिट थ्योरी एमसीक्यू देख लेना, फिर बाकी तो ऑडिटिंग में पूरा एमसीक्यू से आपका काम बन जाने वाला है, ठीक है? तो और मैनेजमेंट में, अच्छा ऑडिटिंग में ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 200 क्वेश्चन का तो मैंने टारगेट सेट किया ही था। अगर टाइम मिला तो आराम से हम लोग 200 अच्छा 200 300 तो आराम से हो ही जाएगा, 300 साढ़े 300 कर लेंगे, ऑडिटिंग 35 मार्क्स हमारा सिक्योर हो जाएगा। मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, अभी अकाउंट्स को छोड़ो, मैनेजमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट मैनेजमेंट में एक हमारा जो सहकारिता एक्ट है, तो उससे रिलेटेड 3-4 वीडियोज़ मैं डाल दूँगा, 15-20 एमसीक्यू, मतलब 100 एमसीक्यूज़ हम उसमें कर लेंगे। उसके अलावा 200 लगभग 200, 250, 300 के आसपास टोटल मिला के मैनेजमेंट में कर लेंगे, तो मैनेजमेंट में कभी हमारा 15 में 13-14 मार्क्स ईज़िली स्कोर हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, कंपनी एक्ट को छोड़कर। तो ये वीवीआईएमपी होने वाला है एमसीक्यू, तो जो लास्ट में देख रहे हो ना, एमसीक्यू कवर करो, कोर्स लिए हो। हाँ, जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ थ्योरी वाला पढ़ लो, अदरवाइज़ एमसीक्यू से भी काम बन जाता है। चलो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। टाइम बहुत कीमती है आप लोगों का। नेम द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल। ये कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो ये सिस्टम समझते होंगे, एनकोडिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं। प्लानिंग इज कॉल्ड प्राइमरी मैनेजमेंट एज इट इज बेसिस फॉर। प्लानिंग को प्राइमरी मैनेजमेंट क्यों बुलाता है? क्योंकि उसमें हम फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, भविष्य में निर्णय लेने के लिए आधार बनता है। प्लानिंग इज कॉल्ड प्राइमरी मैनेजमेंट, ठीक है? मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद टारगेट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज नोन एज। निष्पादन की निगरानी करना, उसकी लक्ष्यों से तुलना करना तथा सुधारात्मक कार्रवाई। जहाँ पे भी इवेल्युएट करना और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, जांचना, रिव्यू देखना, ये सब कंट्रोलिंग, आंख मूंद के मार देना, उसका कंट्रोलिंग ही आंसर होता है। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद अदर। और मैं आपको बता दूं लास्ट, ये बाजू में अगर डिटेल दिख रहा होगा एड, तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही होगी। एक कूपन कोड आप अप्लाई कर ले, SPC40। ये 40% फ्लैट डिस्काउंट आपको दे देगा, चाहे कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोर्स हो या टेस्ट सीरीज हो। 40% ये डिस्काउंट दे देगा आपको। कितना? 40% डिस्काउंट दे देगा। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।